Okay, in this lecture we will study about निविस। तो निविस एक ऐसा एंटीना जिसकी हेल्प से हम स्किप जोन को कवर करते हैं। तो हम निविस को समझते हैं। यहाँ पे पहले हम समझेंगे व्हाट इज़ नॉर्मल स्काई वेव प्रोपगेशन। तो स्काई की हेल्प से होने वाला प्रोपगेशन क्या कहलाता है? स्काई वेव प्रोपगेशन कहलाता है। स्काई में कौन सी लेयर्स प्रेजेंट होती हैं? आयनोस्फीयर की लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। ये डे टाइम पे डिफरेंट होती हैं और नाइट टाइम पे डिफरेंट होती हैं। डे टाइम पे F1, F2, E और D लेयर प्रेजेंट होती है। नाइट टाइम पे F और E लेयर प्रेजेंट होती है। तो सवाल ये है कि ये लेयर्स का फॉर्मेशन कैसे होता है कि जब सन की एनर्जी गैसियस एटम से इंटरेक्ट करती है। तो इंटरेक्शन के बाद क्या होगा? जैसे मान लीजिए ये N है, इससे इलेक्ट्रॉन डिटैच हुआ तो इट विल बिकम N+, मतलब वहाँ पे क्या बन जाएगा? आयन्स बन जाएगा और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो क्या हुआ कि सन की एनर्जी से गैसियस एटम इंटरेक्ट किए, इंटरेक्शन की वजह से आयोनाइजेशन हुआ, इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? डिटैच हुए। और लेयर का मतलब क्या होता है? लेयर का मतलब होता है रीजन। लेकिन नाइट के टाइम पे केवल 2 लेयर दिखती है, F और E लेयर दिखती है, लेकिन D लेयर क्या हो गई? डिसअपीयर हो गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि नाइट के टाइम पे सन एनर्जी अवेलेबल नहीं होती है। तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन विल कंबाइन विथ आयन। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन। बिकॉज ऑफ रिकॉम्बिनेशन D लेयर विल बी डिसअपीयर्ड। तो नॉर्मल स्काई वेव प्रोपगेशन में क्या होता है कि हम एंटेना से अपना जो सिग्नल है वो सेंड करते हैं। आयनोस्फीयर में रिफ्रैक्शन होता है, ना कि रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्रैक्शन के थ्रू ये सिग्नल वापस आया अर्थ की तरफ। तो इस तरीके से हम कम्युनिकेशन लिंक इस्टेब्लिश करते हैं ट्रांसमीटर ए और रिसीवर बी के बीच में। ट्रांसमीटर ए और रिसीवर बी के बीच में जो डिस्टेंस होती है, दैट डिस्टेंस इज़ नोन एज स्किप डिस्टेंस। आप देखिए कि यदि आपने एंटीना से सिग्नल को ट्रांसमिट किया है तो एंटीना हैज़ इट्स ऑन रेडिएशन पैटर्न। तो आप देखिए यहाँ पे ये एक एंटीना है, ये उसका मेन लोब है। आप ये देखिए कि हॉरिजेंटल एक्सिस से क्या मेन लोब कुछ एंगल बना रहा है। दिस एंगल इज़ नोन एज टेक ऑफ एंगल। तो यदि मुझे नॉर्मल स्काई वेव प्रोपगेशन की बात करूं तो नॉर्मल स्काई वेव प्रोपगेशन के केस में ये टेक ऑफ एंगल लो होता है। यदि लो होगा तो ये कैसा होगा? यहाँ से सिग्नल जाएगा। यदि टेक ऑफ एंगल लो हुआ तो ये सिग्नल ऐसा जाएगा आयनोस्फीयर पे, आयनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट होके कहाँ पे आएगा? अर्थ की तरफ आएगा। तो आप देखें इस प्रोसेस में तो सिग्नल ने कैसा किया? लॉन्ग डिस्टेंस कवर किया। मतलब कि नॉर्मल स्काई वेव प्रोपगेशन हम किस केस में यूज़ करेंगे? लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में यूज़ करेंगे। तो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ नियर वर्टिकल इंसिडेंट स्काई वेव एंटीना? इसका क्या यूज़ है? तो इसका यूज़ हम इस पेज पे देखते हैं कि मान लीजिए आपके पास माउंटेन है। माउंटेन कुछ ऐसा है, ये आपका एंटीना A है, ये एंटीना B है, ये ट्रांसमिटिंग एंटीना है और ये रिसीविंग एंटीना है। ये एंटीना का लोब है। सोच के देखिए, यदि टेक ऑफ एंगल लो है तो क्या होगा? यहाँ से सिग्नल जाएगा और इस माउंटेन पे जाके स्ट्राइक करेगा। क्या सिग्नल रिसीविंग एंटीना के पास तक पहुँचा? नहीं पहुँचा। तो अब सवाल क्या होता है? अब इसका सोल्यूशन कैसा ढूंढा जाए? तो हम क्या करते हैं? टेक ऑफ एंगल को बढ़ाते हैं। टेक ऑफ एंगल को बढ़ाएंगे तो ये बीम जो है ऊपर की तरफ जाएगी। मतलब बीम कुछ इस तरीके से होगी यदि टेक ऑफ एंगल इंक्रीज़ करेगा। तो यहाँ से सिग्नल जाएगा और रिफ्लेक्ट बैक होके रिसीविंग एंटीना तक पहुँच जाएगा। तो क्या आप समझ में आया कि टेक ऑफ एंगल बढ़ाने से मैं इन दोनों एंटीना के बीच में कम्युनिकेशन लिंक इस्टेब्लिश कर सकता हूँ। तो ऐसा कौन सा एंटीना है जो टेक ऑफ एंगल ज़्यादा देता है? टेक ऑफ एंगल ज़्यादा देने वाला एंटीना ही निविस एंटीना कहलाता है। तो अब हम यहाँ पे समझते हैं कि व्हाट इज़ स्किप जोन।
आप देखिए इस फिगर में ये आयोनोस्फीयर की लेयर्स हैं। ड्यू टू आयोनाइजेशन दीज लेयर्स आर फॉर्म्ड एट द डे टाइम F1 F2 D एंड E लेयर विल प्रेजेंट, और नाइट टाइम पे क्या होगा, F और E लेयर प्रेजेंट होगी। स्काई की हेल्प से होने वाला प्रोपेगेशन स्काई वेव प्रोपेगेशन, और ग्राउंड की हेल्प से होने वाला प्रोपेगेशन क्या कहलाता है, सरफेस वेव प्रोपेगेशन कहलाता है। आप इस फिगर में देखिए ट्रांसमीटर A से B के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाएगी, A से B के बीच की डिस्टेंस स्किप डिस्टेंस कहलाएगी। मान लीजिए एक ऐसी सिचुएशन है कि आप ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन भी करा रहे हैं, तो ग्राउंड के अलोंग चलने वाली वेव को हम क्या कहते हैं, सरफेस वेव कहते हैं। तो आपके पास कोई रिसीवर सी है, तो ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन के थ्रू रिसीवर सी सिग्नल को रिसीव कर लेगा, ए से बी के बीच में भी कम्युनिकेशन लिंक इस्टेब्लिश हो जाएगा। लेकिन क्या ये सरफेस वेव सी के बाद जा पाएंगी? नहीं। मतलब ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन से आप सी तक कवरेज एरिया दे सकते हैं। स्काई वेव प्रोपेगेशन, नॉर्मल स्काई वेव प्रोपेगेशन यूज़ करके ए से बी के बीच में कम्युनिकेशन लिंक इस्टेब्लिश कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि सी से बी के बीच में क्या सिग्नल कभी पहुंच पाएगा? नहीं। सी से बी के बीच में यदि कोई रिसीवर है तो क्या उससे कम्युनिकेशन लिंक इस्टेब्लिश कर सकते हैं इस केस में? तो मेरा जवाब है नहीं। तो क्या होगा, तो इस डिस्टेंस को क्या कहते हैं, इस जोन को कहते हैं स्किप जोन कहते हैं, जहाँ पे कोई भी रिसीवर सिग्नल को रिसीव नहीं कर सके, ऐसा जोन क्या कहलाएगा, स्किप जोन कहलाएगा। तो इस स्किप जोन को कवरेज देने के लिए हम कौन सा एंटीना यूज़ करते हैं, निविस एंटीना यूज़ करते हैं। हालांकि इसके एप्लीकेशन मैं बाद में डिस्कस करूँगा। और साथ साथ आप एक चीज़ ध्यान में रखिए कि ग्राउंड जो है, ग्राउंड प्लेन जो है, ग्राउंड मतलब एक कंडक्टिंग सरफेस बिहेव्स लाइक अ रिफ्लेक्टर फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो अब आप देखते हैं कि सबसे पहले ये समझते हैं कि ग्राउंड का क्या इफ़ेक्ट होता है रेडिएशन पैटर्न पे। तो मैंने एक अलग से लेक्चर बनाया है, इफ़ेक्ट ऑफ ग्राउंड ऑन द रेडिएशन पैटर्न। प्लीज़ वॉच दिस लेक्चर बिफोर अंडरस्टैंडिंग द ऑपरेशन ऑफ निवेस एंटीना। तो मैं क्या बताता हूँ कि ग्राउंड क्या है, ग्राउंड प्लेन जो है एक कंडक्टिंग प्लेन बिहेव्स लाइक अ रिफ्लेक्टर फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये जो एंटीना है ये आपको कैसा दिख रहा है, वर्टिकल। ये एंटीना कैसा दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल। ये वर्टिकल डाइपोल है, ये हॉरिजॉन्टल डाइपोल है। ये दोनों डाइपोल फ्री स्पेस पे रखे हैं। फ्री स्पेस पे रखे होने का मतलब सिर्फ ये होता है कि देयर इज़ नो ऑब्जेक्ट अराउंड द डाइपोल एंटीना। सो देयर इज़ नो ऑब्जेक्ट मतलब वहाँ पे किसी भी तरीके का मेटल कंडक्टर कुछ भी नहीं है। तो ये जो 8 शेप का पैटर्न दिख रहा है इसको वर्टिकल पैटर्न बोलते हैं। ये इसको 90 डिग्री आप रोटेट कर दीजिए, ये भी कैसा पैटर्न होगा, वर्टिकल पैटर्न होगा। लेकिन आपको ये याद रखना है, प्लीज़ रिमेंबर दैट दिस रेडिएशन पैटर्न इज़ वैलिड ओनली फॉर फ्री स्पेस। यदि इसके आसपास यदि कोई कंडक्टिंग प्लेन है तो ये रेडिएशन पैटर्न ऐसा बिल्कुल भी नहीं बनेगा। ये वाला लेक्चर आप मेरा ज़रूर देख लीजिए। तो मान लीजिए आपके पास ये एक डाइपोल एंटीना है। तो इस डाइपोल एंटीना का ओरिएंटेशन कैसा दिख रहा है, इस डाइपोल एंटीना का ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल है। ग्राउंड से इसकी हाइट कितनी है, h है। मान लीजिए यही डाइपोल यदि फ्री स्पेस पे होता तो इसका पैटर्न ऐसा दिखता है, इसको वर्टिकल पैटर्न बोलते हैं। अच्छा, यदि मान लीजिए इस हॉरिजॉन्टल डाइपोल के पास में कोई कंडक्टिंग सरफेस रखते तो इसके रेडिएशन पैटर्न पे क्या फ़र्क आता, देखते हैं। तो ये जो डाइपोल है ये यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिलीज़ करेगा। ड्यू टू कंडक्टिंग प्लेन इट बिहेव्स लाइक अ रिफ्लेक्टर। तो यहाँ से जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आएंगी वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, यहाँ से जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आएंगी वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। तो क्या इस रिफ्लेक्शन की वजह से रेडिएशन पैटर्न चेंज होगा? बिल्कुल होगा। क्यों होगा? क्योंकि ग्राउंड प्लेन से रिफ्लेक्शन हुआ तो हम जब रेडिएशन पैटर्न की बात करते हैं तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि रेडिएशन पैटर्न इज़ फॉर्म्ड आफ्टर द कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ द वेव। यदि रिफ्लेक्शन हुआ
यहाँ से रिफ्लेक्शन हुआ तो पॉइंट ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पॉइंट क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप मेरा इफ़ेक्ट ऑफ ग्राउंड प्लेन ऑन द रेडिएशन पैटर्न का लेक्चर आप ज़रूर देखना। तो देखिए इसकी ग्राउंड प्लेन की वजह से इसका जो रेडिएशन पैटर्न हो गया वो बिल्कुल चेंज हो गया। तो मैं यहाँ से एक कंक्लूज़न निकाल सकता हूँ कि ग्राउंड प्लेन ऑलवेज अफेक्ट्स द रेडिएशन पैटर्न ऑफ द एंटीना। तो ये देखिए ये एक बीम है, ये एक बीम है। मेन बीम जो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस से कुछ एंगल बनाती है, दैट इज़ नोन एज थीटा। यदि आपको लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन कराना है तो हाइट कितनी रखिए आप, λ/2 रखिए, तो आप लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन करा सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि यदि मान लीजिए इसकी हाइट रिड्यूस करेंगे तो क्या होगा, और ज़्यादा रिफ्लेक्शन होगा, मतलब कि रेडिएशन पैटर्न और चेंज हो सकता है। तो देखते हैं दूसरे केस में यदि हाइट 3λ/8 रखा तो रेडिएशन पैटर्न कुछ ऐसा दिखा। आप देखिए यहाँ पे इन दोनों पे कंपैरिजन करिए, टेक ऑफ एंगल बढ़ गया, और हाइट रिड्यूस करी टेक ऑफ एंगल और बढ़ गया, और हाइट रिड्यूस करी टेक ऑफ एंगल और बढ़ गया। तो एक ऐसा एंटीना जिसमें मुझे टेक ऑफ एंगल ज़्यादा चाहिए, उस एंटीना को क्या कहते हैं, निविस एंटीना कहते हैं। तो ऐसा इनमें से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे में सबसे ज़्यादा टेक ऑफ एंगल देने वाला कौन सा पैटर्न है, तो मेरा आंसर ये है, और यही निविस एंटीना का रेडिएशन पैटर्न होगा। तो चलिए हम अब समझते हैं कि रेडिएशन पैटर्न ऑफ द निविस एंटीना। तो आप देखिए ये फिर से ये यहाँ पे निविस का रेडिएशन पैटर्न समझेंगे और नॉर्मल स्काई वेव प्रोपगेशन में जो रेडिएशन पैटर्न है उसको समझेंगे। तो ये देखिए आपके पास एक हॉरिजॉन्टल डाइपोल एंटीना है। ये ओरिएंटेशन देखिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। इस डाइपोल एंटीना का ओरिएंटेशन किसके अलोंग है, वाई एक्सिस के अलोंग है। ये एक कंडक्टिंग सरफेस है, यहाँ से हाइट h है। यदि कोई व्यक्ति एक्स एक्सिस से देखेगा तो कौन सा प्लेन दिखेगा, वाई जेड प्लेन दिखेगा। यदि जेड एक्सिस से देखेगा तो कौन सा प्लेन दिखेगा, एक्स वाई प्लेन दिखेगा। मैंने इसका एक रेडिएशन पैटर्न बनाया है। देखिए रेडिएशन पैटर्न में प्योरली 8 मिल रहा है। प्योरली 8 कब मिलता है, जब हमारा डाइपोल कहाँ पर हो, फ्री स्पेस पे हो, तो प्योरली 8 मिल रहा है। आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा, वाई जेड प्लेन लिखा है। क्या वाई जेड प्लेन, यदि एक्स एक्सिस से देखूँगा तो वाई जेड प्लेन क्या आपको वर्टिकल दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। वर्टिकल प्लेन पे जो ग्राफ ट्रेस करते हैं उसको हम वर्टिकल पैटर्न बोलते हैं। तो देखिए क्या मैं इसको वर्टिकल पैटर्न बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ। बट दिस रेडिएशन पैटर्न इज़ वैलिड ओनली फॉर फ्री स्पेस। जैसे मान लीजिए इस हॉरिजॉन्टल डाइपोल को कंडक्टिंग सरफेस के पास लेके आया, तो इसका अभी मैंने आपको ये दिखाया था कि जैसे ही इसमें कंडक्टिंग सरफेस के पास होगा तो इसका रेडिएशन पैटर्न कुछ ऐसा हो जाएगा। देखिए ये रेडिएशन पैटर्न कुछ ऐसा हो गया। आप देखिए ये 3 डायमेंशनल रेडिएशन पैटर्न है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। आप सोच के देखिए कि एक्स वाई प्लेन के नीचे की तरफ रेडिएशन पैटर्न क्यों नहीं बनाया, क्योंकि नीचे की तरफ क्या है, ग्राउंड सरफेस है। ग्राउंड के अंदर किसी भी तरीके का फील्ड नहीं हो सकता, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी रिफ्लेक्ट बैक होकर ऊपर की तरफ चली जाएगी। तो ये 3 डायमेंशनल रेडिएशन पैटर्न है। आप सोच के देखिए यदि कोई इसको एक्स एक्सिस से देखे तो क्या दिखेगा, कौन सा प्लेन दिखेगा, वाई जेड प्लेन। एक्स एक्सिस से देखेगा तो उसको ये 2 लोब ऐसे दिखेंगे, यहाँ पर बिल्कुल दिखेंगे। तो एक्स एक्सिस से देखूंगा तो कौन सा प्लेन दिखा, वाई जेड प्लेन। ये वाई जेड प्लेन क्या वर्टिकल है, बिल्कुल है। तो इसको मैं कौन सा पैटर्न बोलूँगा, वर्टिकल पैटर्न बोलूँगा। लेकिन यदि इसी चीज़ को मैं जेड एक्सिस से देखूँगा तो मुझे कौन सा प्लेन दिखेगा, एक्स वाई प्लेन। क्या एक्स वाई प्लेन हॉरिजॉन्टल है, बिल्कुल है। तो एक्स वाई प्लेन पे इसका ये 3 डायमेंशनल रेडिएशन पैटर्न, ये एक्स वाई प्लेन पे कुछ ऐसा दिखेगा। इसको बोलते हैं एच प्लेन पैटर्न या कि हॉरिजॉन्टल पैटर्न, क्योंकि जेड एक्सिस से मुझे कौन सा प्लेन दिखा, हॉरिजॉन्टल प्लेन। एक्स वाई प्लेन कैसा प्लेन है, हॉरिजॉन्टल है। तो आप देखिए कि वर्टिकल पे भी डायरेक्शनल मिल रहा है और हॉरिजॉन्टल प्लेन पे भी थोड़ा सा रेडिएशन पैटर्न मुझे डायरेक्शनल मिल रहा है। क्या हॉरिजॉन्टल डाइपोल ओमनी डायरेक्शनल रेडिएशन पैटर्न प्रोड्यूस कर रहा है, नहीं।
तो अब मैंने आपको बताया था कि निविस ऑफर्स लार्जर टेक ऑफ एंगल, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता है, टेक ऑफ एंगल देता है। तो आप सोचिए कि निविस, यदि निविस समझना है मुझे, तो मेरे को इस हाइट को क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। देखिए हाइट रिड्यूस करते गए टेक ऑफ एंगल बढ़ता गया, टेक ऑफ एंगल बढ़ता गया, ठीक है। तो मैंने क्या किया, आप देखिए यदि हाइट को यदि λ/8 रखा तो मुझे कुछ ऐसा रेडिएशन पैटर्न दिखा। ये जो रेडिएशन पैटर्न है, ये रेडिएशन पैटर्न कहाँ पर है, 3 डायमेंशन पे। ये 3 डायमेंशनल रेडिएशन पैटर्न है, प्लीज़ रिमेंबर इट। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस से देखूंगा तो मुझे कौन सा प्लेन दिखेगा, वाई जेड प्लेन। यदि वाई जेड प्लेन दिखेगा तो ये प्लेन क्या होगा, वर्टिकल होगा, बिल्कुल होगा। वाई जेड प्लेन पे मुझे ये इसी शेप का बिल्कुल दिखेगा। लेकिन यदि मैं इसे जेड एक्सिस से देखूंगा तो मुझे कौन सा प्लेन दिखेगा, एक्स वाई प्लेन दिखेगा। क्या एक्स वाई प्लेन हॉरिजेंटल होगा, बिल्कुल होगा। यदि एक्स वाई प्लेन हॉरिजेंटल प्लेन होगा तो आप देखिए यहाँ से यदि आप इसको देखेंगे तो ये कैसा दिखेगा, सर्कल टाइप में दिखेगा। यदि आपको पैटर्न कभी भी देखना हो तो यहाँ से एक टॉर्च लगाइए, टॉर्च लगाइए, टॉर्च की लाइट इस पे जाएगी और ये पूरा ऐसा सर्कल टाइप में दिखेगा। तो आप यहाँ पे देखिए कि क्या वाई जेड प्लेन को हॉरिजेंटल प्लेन बोल सकते हैं, और वाई जेड प्लेन पे जो रेडिएशन पैटर्न मिल रहा है वो सर्कुलर दिख रहा है। सर्कुलर का मतलब होता है नॉन डायरेक्शनल पैटर्न। लेकिन यदि आप वाई जेड प्लेन जो कि वर्टिकल प्लेन है, क्या उस प्लेन पे डायरेक्शनल टाइप का पैटर्न मिल रहा है, कुछ डायरेक्शन है इसमें, डायरेक्टिविटी है, बिल्कुल है। तो ये डायरेक्शनल है और ये नॉन डायरेक्शनल है। मैंने आपको बताया डायरेक्शनल प्लस नॉन डायरेक्शनल विल बिकम ओमनी डायरेक्शनल। इसको ई प्लेन या वर्टिकल प्लेन भी बोलते हैं, इसको एच प्लेन या हॉरिजेंटल प्लेन भी बोलते हैं। तो निविस का जो रेडिएशन पैटर्न है ये प्लीज़ आपको याद रखना है कि निविस ऑफर्स द ओमनी डायरेक्शनल रेडिएशन पैटर्न एज वेल एज हायर टेक ऑफ एंगल। हाउ कैन वी अचीव द निविस antenna by reducing the height of horizontal dipole antenna with respect to the ground? What will happen in this case? There will be larger reflection and you will get larger takeoff angle in this case. So निविस का ऑपरेशन ये हुआ, लेकिन निविस का यूज़ क्यों करते हैं, टू कवर द स्किप जोन। तो होपफुली निविस का ऑपरेशन आपको समझ में आया होगा। निविस को अभी हम और समझेंगे, निविस का जो दूसरा लेक्चर मैं डालूंगा उसमें और निविस को समझना है हमें। और इसमें आपको ये भी समझ में आया होगा कि इन रियलिटी ग्राउंड प्लेन अफेक्ट्स द रेडिएशन पैटर्न ऑफ द एंटीना। तो इस लेक्चर में इतना ही। निविस का दूसरा लेक्चर हम जल्दी से जल्दी देखेंगे। इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। थैंक यू वेरी मच।